डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम लोग एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आज हम लोग जानते हैं कि आज राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। तो आखिर वो एकता दिवस जो है किस महापुरुष के जयंती पर सेलिब्रेट होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, सबके बारे में पूरे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज के सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक है सरदार पटेल कैसे बने आधुनिक भारत के निर्माता। यानी हम इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता क्यों कहते हैं, इन्हें भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं, सरदार के नाम से क्यों जानते हैं। इन सारी चीजों का आंसर आपको मिलने वाला है सेशन में। तो एक बार सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को 1875 में। नादिया डिस्ट्रिक्ट में है, कहां पर, गुजरात में है। ठीक है। इनके पिताजी का नाम झवेर भाई पटेल था और माताजी का नाम था लाडबा देवी। और लाडबा देवी के चौथी संतान थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके तीन अन्य भाई भी थे जिनका नाम शोमा भाई, नरसी भाई और विठल भाई पटेल था। ठीक है। इनकी जो बैरिस्टर की पढ़ाई है वो लंदन में हुई थी। आपको पता है महात्मा गांधी की भी बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन में हुई है। और वकालत इन्होंने कहां से शुरू किया, तो अहमदाबाद से, गुजरात से। इनके पूरे लाइफ में जो सबसे पहला, एक प्रकार से आंदोलन के दौर में जो सबसे पहला मोड़ था, जहां से ये एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ उन्मुख हुए, भारत के स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हुए, वो आंदोलन कौन सा है, पहला और सबसे बड़ा आंदोलन था, उसका नाम है खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था जो आपका गुजरात में। इसी आंदोलन में इनके योगदान के एक प्रकार से याद किया जाता है और काफी महत्वपूर्ण इनका योगदान इस आपके आंदोलन में रहा है। ठीक है। इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी, 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में इनकी डेथ हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है एक बार इनके इंट्रोडक्शन के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए मूव करते हैं बारदौली सत्याग्रह में इनके योगदान की बात। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल का जो है, जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में, इसमें इनका योगदान क्या रहा है। ठीक है। तो बारदौली आंदोलन, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका जो ये आंदोलन जो हुआ था, ये आपका सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ था। और एक प्रकार का किसान आंदोलन था। कैसा था, किसान आंदोलन था। और ये आंदोलन किया क्यों गया था, तो उस समय तत्कालीन जो प्रांतीय सरकार थी उसने गुजरात में, यहाँ पर जो आपका बारदौली है वहां पर किसानों पर लगान में उनके 30% की इंक्रीमेंट कर दिया था। नहीं, उसने वृद्धि कर दिया था, कितना, 30% की। जिसकी वजह से किसान जो है परेशान हो गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए और उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था। और इसी सत्याग्रह के बाद जो है एक न्यायिक प्रकार से एक समिति बनाई गई थी जिसमें ब्लूमफील्ड, कौन, एक न्यायिक अधिकारी थे जिनका नाम है ब्लूमफील्ड, और एक राजस्व अधिकारी थे जिनका नाम है मैक्सवेल। ठीक है। इन दोनों के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया पूरी तरीके से टैक्सेशन का। और उसके बाद जो लगान है उसको घटा करके 6.03% कर दिया गया। यानी ये आपका रिजल्ट था बारदौली सत्याग्रह का। और इसी वजह से इन बारदौली की महिलाओं के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी, गांधी जी के मुखार बिंदुओं से। याद रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा। तो पहली उपाधि क्यों मिली थी, कैसे मिली थी, आंसर आपको मिल चुका है। अब आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन की तरफ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया है, तो सरदार पटेल ने। ये जो सम्मेलन है, ये समिट है, इसकी अध्यक्षता 1931 में कराची में सरदार पटेल के द्वारा किया था। इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कराची का जो अधिवेशन है 1931 में हुआ था, सरदार पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को अपनाया गया। दूसरा, इसी में जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को जो है परिभाषित किया था। यानी आपको जो कराची अधिवेशन 1931 है, उससे 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है। उसके अलावा जो है आजादी के बाद इनका योगदान क्या रहा हमारे देश में,
तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, देश की स्वतंत्रता के बाद जो है सबसे जो विवादित मुद्दा रहा कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो उस समय तत्कालीन जो कांग्रेस की समितियां थी उनमें से मैक्सिमम जो है सरदार पटेल को समर्थन करती थी। उसके बावजूद जो है गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए इन्होंने अपना पद पूरी तरीके से छोड़ दिया और गांधी जी के कहने पर सरदार पटेल ने एक प्रकार से उप प्रधानमंत्री का पद एक्सेप्ट किया और प्रधानमंत्री की पद जो है किसको दे दी गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर इससे काफी असंतुष्ट भी काफी सारे लोग होते हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए था, तो सरदार पटेल को, जहां पर कुछ एक प्रकार से आपसी सहमति के माध्यम से सारे फैसले लिए गए थे। ठीक है, दूसरा, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री भी कौन बने थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथ ही साथ ये हमारे देश के एकीकरण में, क्योंकि जब हमारे देश का एक प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनको ये स्वतंत्रता थी कि वो चाहे भारत में शामिल हो सकती हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। ऐसी रियासतों की संख्या लगभग 562 थी, जो देशी 562 देशी रियासतें थी, और इनके एकीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो सरदार पटेल का रहा है। ठीक है, और इसी पूरे भारत को एकीकृत करने के लिए, पूरे भारत को संगठित करने के लिए ही सरदार पटेल को हम लोग जो हैं भारत का लौह पुरुष कहते हैं, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इसी वजह से इनको जाना जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जब देशी रियासतों का जो विलय होता है, इनमें 562 तो देशी रियासतें थी जो उस समय भारत के लगभग कुल क्षेत्रफल का 40% क्षेत्रफल कवर करती थी। इनमें से लगभग सारी रियासतें शामिल हो गई थी भारत में, लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो एक प्रकार से उनके नखरे कुछ अजब ही थे। वो शामिल होना नहीं चाहती थी, काफी उनके अलग-अलग डिमांड्स थी। ठीक है, कुछ पाकिस्तान में वो शामिल होना चाहती थी, लेकिन वो रियासतें भारत के बिल्कुल बीचों-बीच थी, जिनका पाकिस्तान में शामिल होना ये भारत के लिए खतरे की घंटी थी। इसी वजह से ये 3 रियासतें कौन-कौन सी हैं, तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट। इनमें जो पहला आपका जूनागढ़ है, ये जूनागढ़ का विलय 9 नवंबर 1947 को एक प्रकार से भारत की सेना भेजा गया, जिसकी वजह से वहां का जो नवाब था वो पाकिस्तान भाग गया, और उसके बाद जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें 99% वहां के जो लोग हैं उन्होंने भारत के पक्ष में मतदान किया, और इस प्रकार से जूनागढ़ का विलय हो गया भारत में 1947 में। हैदराबाद का जो विलय है नवंबर 1948 में हुआ था, और ये जो है एक सैन्य अभियान किया गया था एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इस एक प्रकार से हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो। इसी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तीसरा जो आपका रियासत है उसका नाम है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर पहले तो एक प्रकार से ये स्वतंत्र रियासत थी, ना तो ये पाकिस्तान में शामिल था ना ही भारत में। लेकिन बाद में पाकिस्तान ने क्या किया कि इस पर अटैक कर दिया, और जब इसने देखा खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहां के जो महाराजा थे जिनका नाम है हरि सिंह, उन्होंने भारत से शरण मांगी, भारत से मदद की गुहार लगाई, और भारत ने कहा भाई साहब एक ही शर्त पर मदद कर सकते हैं, अगर आप भारत में शामिल हो जाओ। इसलिए जम्मू कश्मीर का विलय होता है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, और इस पर हस्ताक्षर किसने किया था, तो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, उनका नाम है हरि सिंह। ठीक है, और अभी हाल ही में करंट में चर्चा में भी है, क्योंकि अभी 5 अगस्त 2019 को आपने देखा जम्मू कश्मीर का विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर लद्दाख को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिए गए हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, वर्तमान में चर्चा में भी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके आगे हम बात करें अगर रियासतों की, रियासतों में 3 आपकी महत्वपूर्ण रियासतें थी। ठीक है, उसमें जब ये सारी रियासतें भारत में मिल चुकी थी, तो भारत में एक महापुरुष जिनका नाम है महात्मा गांधी, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट भी दिया गया कि रियासतों की समस्या इतनी जटिल थी जिसे केवल तुम ही सॉल्व कर सकते थे, तुम ही हल कर सकते थे। किसके बारे में कही गई है, सरदार पटेल के बारे में ये कथन था महात्मा गांधी का, याद रखिएगा। उसके अलावा देश की स्वतंत्रता के समय जो है संविधान सभा का जब गठन किया गया था, तो कई सारी समितियां बनाई गई थी, उन समितियों में अध्यक्ष भी रहे हैं सरदार पटेल, जिसमें आपकी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति शामिल है, जनजातीय अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार पटेल रहे, साथ ही साथ बहिष्कृत क्षेत्र समिति
इसके भी अध्यक्ष कौन रहे हैं? सरदार पटेल। यानी ये 4 ऐसी समितियां हैं जहां से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं सम्मान की तरफ। यानी हमारे देश के लिए, देश की आजादी के लिए इतनी सारी कुर्बानी देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को आखिर देश की इतने वर्षों के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या मिला, उसके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या सम्मान उनको आज तक प्राप्त हुए हैं। तो उनमें सबसे पहला है अहमदाबाद हवाई अड्डा। अहमदाबाद जो हवाई अड्डा है उसका नामकरण किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इनके नाम पर रखा गया है। एक है सरदार पटेल विश्वविद्यालय, ये ओपन कहाँ किया गया है? तो वल्लभ विद्यानगर में। ये कहाँ पर है? गुजरात में। भारत रत्न सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। 1991 में सरदार पटेल को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ सरदार पटेल की एक प्रकार से उनके बलिदान को याद करते हुए, देश के प्रति उनके कर्तव्यों को याद करते हुए, हमारे देश में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा स्थापित की गई है केवड़िया में, गुजरात में, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और वर्तमान में ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, याद रखिएगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। एकता की प्रतिमा जो आपकी वर्तमान में चर्चा में भी है, लगातार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन रही है। आप देख सकते हैं कई सारी आपको प्रतिमाएं आपके सामने दिख रही हैं, जिसमें सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे बड़ी टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो नर्मदा नदी के किनारे सरदार सरोवर डैम के बगल में गुजरात में इसको बनाया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो है, अगर हम अंतिम क्षणों पर पहुंचते हैं, लास्ट पॉइंट की बात ये करें, तो कुछ और भी चीजें हैं हमारे देश में जिसका नामकरण हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति सरदार पटेल के नाम पर किया गया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक बनाया गया है अहमदाबाद में, सरदार सरोवर डैम गुजरात में बनाया गया है नर्मदा नदी पर, सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा और आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थान में बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो हैदराबाद में है। साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस संग्रहालय का निर्माण किया गया है कोल्लम में, और कोल्लम कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, ये ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जिनको नाम दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से। ठीक है, तो ये तो बातें हो गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की। लेकिन अब जिस अवसर पर आपका ये वीडियो रिलीज हो रहा है, वो आखिर दिवस महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, और 31 अक्टूबर का यह दिन एक प्रकार से हमारे देश में, देश की राष्ट्रीय, देश की एक प्रकार से जो शक्ति है, देश को पूरे बांधे रखने का जो कार्य करती है, उसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हीं की जयंती पर पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम लोग इसको 2014 से सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की 148वीं जयंती मनाई जा रही है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 2014 से, यानी एनडीए की जब सरकार बनी 2014 में, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, तभी से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। ठीक है, और साथ ही साथ राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब आप लोगों को ये कमेंट में आंसर जरूर बताना है कि आखिर बिस्मार्क जो है, इनका संबंध किस देश से है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। ये आज का जो सेशन आपका रहा है, कैसा रहा, जो भी पॉइंट आपके रहे कैसे लगे, एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा। और याद रखिएगा, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है, तो आपके इस सेशन से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं फिर से हम लोग नए टॉपिक में, नए सेशन में, नए पॉइंट्स के साथ। तब तक आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरी